हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लिपिड्स के ऊपर। लिपिड्स के आपके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये लिपिड्स का आपका तीसरा लेक्चर है और सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर ये आपका 4th होने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम लिपिड्स को क्यों पढ़ना है, जबकि ये यूनिट आपकी सेल बायोलॉजी चल रही है। तो दोस्तों, हमें पढ़नी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले आपको लिपिड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको जो है बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने लिपिड्स को कंप्लीट करवाएंगे। और लिपिड में अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है और कहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, हम पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स होते क्या है बेसिकली, ठीक है ना। इनका नेचर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि हम किस प्रकार से लिपिड्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने फैटी एसिड पढ़ चुके हैं और हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बड़े अच्छे से देख चुके हैं कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। अब याद रखना, ट्राइग्लिसराइड को मैं टीजी के नाम से प्रोनाउंसिएट करूँगा, यानी कि टीजी को मैं अब जो आपका ट्राइग्लिसराइड है इसको मैं टीजी बोलूँगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक क्लास अभी जस्ट इसके बाद होने वाली है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड की। कल आपका इकोसोनोइड एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन हो जाएगी। तो कल ये लिपिड आपका समाप्त हो जाएगा और परसों आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। मैंने आपको कहा था कि आप माइक्रोबायोलॉजी के सेशन देख लेना, जो मैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है ना। आई होप आपने वे देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक बता रखा है सेल बायोलॉजी का। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड पर कि ट्राइग्लिसराइड हमारा क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले एक तरह थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आप भूल गए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताइए कि वैक्स आपका कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, तो आपको नहीं याद होनेगा कि यहाँ पर एक लॉन्ग चेन अल्कोहल भी पाई जाती है फैटी एसिड के साथ, और यहीं पर आप हो जाते हो शून्य। तो अगर आपको वाकई में अपना CSIR निकालना है तो अब तक मैं जो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, जो भी पढ़ा चुका हूँ, जितनी भी मैंने आपको टेबल दी है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई है, वो स्ट्रक्चर, वो टेबल, चाहे आपकी जितने भी केमिकल बॉन्ड हो, चाहे कोई सी भी बॉन्डिंग हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में से हो, प्रोटीन में से हो, आपका अमाइनो एसिड में से हो, आपको हर एक टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो, एग्जामिनर अगर 2 नंबर में से पूछेगा इस डायग्राम में से, तो यहाँ से एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपको टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैकबोन होती है ग्लिसरॉल की और आपके 3 फैटी एसिड लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनर 2 नंबर का क्वेश्चन इसी में से बना देगा। अगर आपको पता है तो आप कराओगे, नहीं पता तो आपको छोड़ करके आना पड़ेगा। इसके बाद वो चाहे तो 2 नंबर का यहाँ से बना देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ फास्फोलिपिड में क्या क्या पाया जाता है, फास्फोस्फिंगोलिपिड में क्या क्या पाया जाता है, फास्फोग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फास्फोलिपिड या फिर टीजी या फिर ग्लाइकोलिपिड स्टेरॉइड में कौन कौन से रो कंपोनेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये टेबल आपके लिए लाता हूँ। तो याद इनको रखना है आपको, ठीक है, इनको भूलना नहीं है। कभी ये सोचो कि बस वीडियो देख ली, वीडियो देखने से हमारा CSIR निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। या फिर ये सोच लो कि एक बार वीडियो देख ली, दोबारा भी वीडियो देख ली, हमने 2 बार वीडियो देख ली है और हमारा CSIR निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, सही बात है। अगर आप रिकॉल रिवीजन भी ढंग से नहीं करते ना, रिकॉल रिवीजन 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, भूल जाओगे, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि 10 दिन के अंदर वो भूल जाता है। और आज के टाइम में तो कोई इतना विद्वान नहीं है, क्योंकि मोबाइल आपके पास में, ये मोबाइल आपको मतलब भुला देता है। आपका क्या है, आपका दिमाग लिमिटेड है, ठीक है ना। वो एक हद तक प्रोसेसिंग करता है दिमाग आपका, बट जब आपके हाथ में मोबाइल होता है तो क्या होता है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम
और अदर जितने भी ये आपके मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है इन पर जाते हो तो यहाँ पर आप जो है जितना भी पढ़ा लिखा रहते हो ना वो तो भूलते ही भूलते हो। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दो, इनको अवॉइड थोड़ा कम करो, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा कम करो और पढ़ाई में अपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करो अगर आपको CSIR निकालना। वैसे आप खुद समझदार हो, आपको समझाने का मतलब है कि भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है ना। बट अगर समझदार हो तो रिकॉल रिवीजन करे करो और जो कुछ मैं पूछता हूँ आपसे उसका जवाब दे दिया करो, चाहे तो कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। और कमेंट्स में दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ मैं यहाँ पर काफ़ी के सारे क्वेश्चन पूछता हूँ बट उसका जवाब कोई नहीं दे पाता, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वेस्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाना वेस्ट जा रहा है। जब कोई आंसर ही नहीं देता तो वेस्ट ही है, ठीक है ना। बट फिर ध्यान में आता है कि यार कम से कम 10 बच्चे तो हैं मेरे पास जो दिल से पढ़ रहे हैं और उन 10 के लिए मैं मतलब ये बंद नहीं कर सकता, तो अब मुझे जारी रखना पड़ेगा। बट कभी कभी वे जो 10 बच्चे भी हैं ना वे भी थोड़ी ना मतलब वो कहते हैं ना कि गद्दारी कर जाते हैं, ना कमेंट करते ना लाइक करते। तो गद्दारी की कैटेगरी में मत आओ, पाकिस्तान वाली वो मत ना दिखाओ, हिंदुस्तानी बनो और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो और कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। अभी देखो मैं इस लिपिड्स की जब आपको बना रहा था इसकी PDF तो मुझे कम से कम 3 से 4 बुक पढ़नी पड़ी जो स्टैंडर्ड थी। इसके बाद जो आपके इंडियन पब्लिकेशन जो इंडियन ऑथर हैं उनकी बुक अलग से पढ़ी मैंने, जो आपकी बेसिक 12th की NCERT, ठीक है ना, आपकी 12th 11 की NCERT होती है, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, उसको पढ़ना पड़ा मुझे, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके मैंने 2012 से लेकर के और अब तक जितने भी CSIR के पेपर हुए वे सारे के सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। अब तो नियम ये हो गया है कि मेरी मुँह जबानी क्वेश्चन याद हो गया है, मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये 2013 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। इतनी बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैं अपने फ्री टाइम में यही काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही करो, ठीक है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अगर आपसे नहीं डाउनलोड हो रहा है, नहीं आपको मिल रहा है, आप मुझे बताओ, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जो से ईयर का कहोगे उस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। बट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, क्योंकि अगर एक बार आपका पेपर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो लाइफ जो है थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी, ठीक है ना। बाद में PhD तो करोगे बट आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि आपकी 35 से स्टार्टिंग में आपको पता है कि आपकी GRF होती है जिसमें 32,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब आपका SRF स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपकी 12% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि आपकी 42,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है अपने लिए मेहनत करो, किसी और के लिए मेहनत मत करो, अपने लिए मेहनत करो। और अगर चैनल के लिए कुछ करना चाहते हो तो कमेंट, लाइक और शेयरिंग ये इस चैनल के लिए है, ठीक है ना। तो ये मैं पढ़ा चुका था आपको कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं, वैक्स में क्या होता है, TG में क्या होता है, फास्फोलिपिड में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है एंड स्टेरॉइड में क्या होता है, ठीक है ना। आपको मुँह जबानी पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताइए स्टेरॉइड में क्या क्या होने वाला है, तो आप तुरंत कहो कि सर स्टेरॉइड में आपके 3 साइक्लोहेक्सेन चैन होगी और आपका 1 साइक्लोपेंटेन चैन होगी, जो आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जो है आपका स्टेरॉइड बन करके तैयार हो जाएगा। और जो स्टेरॉइड बनता है उसकी बेसिक यूनिट कोलेस्ट्रॉल होती है, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड बनते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अब आप इसको किस बात से बता सकते हो, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, मैं इसको बता चुका हूँ, तो जितना मैं बता चुका हूँ उतना तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक चार्ट दिखाया था आपको और कहा था कि भाई इस चार्ट को याद रखने की कोशिश कर लेना, तो आपने आई होप याद किया, नहीं किया, इट्स ऑल ओवर डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। इसके बाद ये चार्ट मैंने आपको समझाया नहीं था, चूँकि मैंने पिछला वाला चार्ट ये आपको समझा दिया था, ठीक है ना। बट आपकी इच्छा है आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप भी देखो, आप मतलब काफ़ी बड़े हो गए हो, अपना फ़ायदा और अपना नुकसान आप अपने आप देख सकते हो। ये बता चुका था मैं आपको, इसी के साथ साथ फंक्शन बता चुका था मैंने आपको, सारे के सारे फंक्शन के जितने भी स्टेटमेंट थे यहाँ पर मैंने हर एक स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि रोल्स ऑफ लिपिड्स के डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल आते हैं,
तो उन रोल का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वाइल्ड साल्ट होता है वो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। मैं आपसे पूछने लगूँ कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कौन करता है, तो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ने वाले हैं कि आपका कोएंजाइम क्यू, प्लास्टोक्वाइनिन, और इसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रोल्स आपको पता होने चाहिए कि एनर्जी स्टोरेज में फैटी एसिड एंड टीजी काम आता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट में फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, ग्लाइकोलिपिड्स ये काम आते हैं, हार्मोन्स में आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आपके ये काम आते हैं, एंजाइम्स कोफैक्टर में कोएंजाइम्स ए काम आता है, बायोटीन काम आता है, कोवेलामाइन काम आता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर में आपका कोएंजाइम क्यू, प्लास्टिक्विनोन, आपका पूरा का पूरा एक सेटअप होता है 5 एंजाइम्स का, वो काम में आता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट में आपका कैरोटीनॉइड्स काम आते हैं, हाइड्रोफोबिक एंकर में आपका डोलिकोल काम आता है, इमल्सिफाइंग एजेंट में आपका वाइल्ड साल्ट का यूज होता है, एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है आपका फास्फोटिडाइल इनोसिटोल। फास्फोटिडाइल इनोसिटोल को हम देखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी आ जाती है जिसको हम पहली बार सुनते हैं, और पहली बार सुनते हैं हम सोचते हैं कि यार ये भारी है, ये भारी है, बट गाइज ये इजी होता है। आप देखो फास्फोटिडाइल, यहाँ पर फास्फोटिडाइल इनोसिटोल आ गया, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, मतलब अभी आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं, लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो इनोसिटोल का मतलब हम समझने वाले हैं, फास्फोटिडाइल का मतलब क्या होता है वहाँ पर समझने वाले हैं, बट एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बता दिया था, और सैचुरेटेड के लिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रिपल एस का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। सैचुरेटेड मतलब ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का क्या मतलब था कि स्ट्रेट होगी, देखो चैन, हाइड्रोकार्बन की चैन कैसी पाई जा रही है, स्ट्रेट पाई जा रही है, और दूसरे एस का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिंगल बॉन्ड मिलने वाले हैं, मतलब आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। एंड जो आपका मतलब तीसरे नंबर का एस है उसका बताया था मैंने सॉलिड फेज में मिलने वाला है, ठीक है ना। आई होप ये आपको याद हो। अनसैचुरेटेड में मैंने बताया था डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जिसमें जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड उसका क्या होने वाला है कि सॉलिड या फिर वो अनसैचुरेटेड की तरफ ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है ना। सॉलिड से अनसैचुरेटेड की तरफ ज़्यादा जाने वाला है जिसमें आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो मैं ये कल आपको बता चुका हूँ। इसके बाद फैटी एसिड की बात हमने की थी कि मैंने आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताया था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका जो है निगेटिव चार्ज रखता है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता लगेगा कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपका निगेटिव चार्ज रखता है। हाइड्रोकार्बन की जो चैन होती है इसके लास्ट में मिथाइल ग्रुप होता है जिसके पास अपना कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर आपको 2 ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2 ग्रुप के बारे में और पता होना चाहिए। एक आपका ईस्टर, ठीक है ना, जिसको हम ईस्टर बॉन्ड क्या देते हैं। एक तो आपको ईस्टर के बारे में पता होना चाहिए, एंड दूसरा होता है आपका ईथर, ठीक है। तो इन 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, जो आपका ईस्टर ग्रुप होता है उसमें C डबल बॉन्ड C, ये ग्रुप जो होता है ये ग्रुप होता है आपका ईस्टर। यहाँ पर हम दोनों साइड में R लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये कार्बन होता है ये कार्बन किसी दूसरे ग्रुप से, ये दोनों कार्बन किसी दूसरे ग्रुप से रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर R लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ईस्टर ग्रुप में कि 2 तो कार्बन ग्रुप हैं, 2 ही आपके ऑक्सीजन है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं आपको, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी कि R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C एंड देन R, ठीक है ना। तो ये ग्रुप जो कहलाता है ये ग्रुप कहलाता है आपका ईस्टर ग्रुप, ठीक है ना। ईस्टर ग्रुप कहलाता है ये ही ग्रुप। अब यहाँ पर देखो इसके अगर आप देखोगे तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के से, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से।
तो याद रख लेना ईस्टर में जो है 2 कार्बन होते हैं, 2 आपके ऑक्सीजन होते हैं। एक कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका ईस्टर बॉन्ड। अगर हम बात यहाँ पर ईथर बॉन्ड की करेंगे तो देखो ईथर बॉन्ड में क्या होने वाला है, ईथर बॉन्ड आपका नॉर्मली होता है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, जो आपका एक सेकेंड, जो आपका ईथर बॉन्ड होता है वो आपका नॉर्मली होता है R बॉन्ड OR, ठीक है ना। आपने ये पोजीशन देखी होगी। तो ये आपका ईथर बॉन्ड है। ईथर बॉन्ड को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि देखो इससे हम COC इस प्रकार से, ये आपका C है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको पूरा लिखूं यानी कि इधर की साइड में भी R और इधर की साइड में भी RCOCR, ये आपका ईथर बॉन्ड हो चुका है। और यहाँ पर देखो 2 तो आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं और एक आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊँ आपको तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ देखो, यहाँ से जो ये C है, C अब बॉन्ड के द्वारा हट जाएगा, ठीक है ना। हटेगा नहीं, एक प्रकार से छुप जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। अगर मैं इसको लिखूँगा, आपकी स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करूँगा, R, उसके बाद एक ऑक्सीजन एंड देन R, ठीक है ना, एक R, और दूसरे वाले R को हम डैश लिख देते हैं क्योंकि ये R सिंपल, मतलब होते तो दोनों R का मतलब है कि 2 ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक R और एक R डैश लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका ग्रुप होता है ये किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ आता है। अगर देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इथरिफिकेशन क्या होता है, उसमें जाओगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। तो अभी केवल आपको यही समझना है कि ये R दूसरे ग्रुप का और ये R दूसरे ग्रुप का होता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये आपकी ईथर की स्ट्रक्चर होती है। या फिर अगर आप इन सारे ताम झमेल लोगों को याद ना रखना चाहते हो तो आप केवल नॉर्मल ये याद रखना, R C डबल बॉन्ड CR, ये क्या है, ये तो है आपका ईस्टर। एंड जब हम ईथर की बात करेंगे तो RCOCR, ठीक है ना, ये है आपका ईथर, ठीक है ना, ये है आपका ईथर। तो ईस्टर में हमें 2 कार्बन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं एंड 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर ईथर की बात करूं तो ईथर में हमें जो है 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ पर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको ईस्टर में, जबकि ईथर में कोई डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रख लेना। आई थिंक मैंने ये बात पहले बताई है या फिर आपको नहीं बताई, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, मैंने अब आपको बता दी क्योंकि अभी आगे एस्टरिफिकेशन वाला हमारा जो है कॉन्सेप्ट आने वाला, ठीक है। तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर आपकी याद आ रही हो तो। अब मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड में कौन कौन से आपके इसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं वे कौन से होते हैं, उनका मैंने आपको नाम बताया था कि लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड जो होते हैं आपके जो है फैटी एसिड, वे इम्पोर्टेंट इसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। वे कैसे होते हैं, वे आपके इसेंशियल फैटी एसिड में गिने जाते हैं। ठीक है, और देखो इसको हम अराकिडोनोइक को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अराकिडोनोइक आपका क्या होता है, ठीक है। इसका ही अराकिडोनोइक का एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का आपका एक हार्मोन्स होता है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको लिपिड का नोमेनक्लेचर बता दिया था कि ओमेगा के बेस पे कर सकते हैं या फिर कार्बोक्जिलिक ग्रुप के बेस पे कर सकते हैं। अगर कार्बोक्जिलिक के बेस पे करेंगे तो जो कार्बोक्जिलिक का कार्बन है इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे, और जो आपका दूसरा कार्बन जहाँ से आपकी फैटी एसिड चैन स्टार्ट होती है इसको हम जो आपकी हाइड्रोकार्बन चैन है वो स्टार्ट होती है उसको हम दूसरा मानेंगे, और सबसे लास्ट में आपका ओमेगा होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस टेबल को याद रख लेना है। देखो यहाँ पर आपके फैटी एसिड है, मैंने बताया आपको फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सैचुरेटेड, एक आपका अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है वो क्या होता है, नॉन इसेंशियल, यानी कि ये सब कुछ हमारे जो है सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है, ठीक है ना। लाइक ब्यूट्रिक एसिड,
पाल्मिटोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, तो ये सब हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है ना, किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर में बन जाता है। बट जो आपका अनसैचुरेटेड होता है इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक नॉन इसेंशियल एंड एक आपकी इसेंशियल होती है। इसेंशियल मतलब जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है बाहर से, जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, जबकि एक होता है आपका नॉन इसेंशियल जो कि आपका शरीर बना लेता है। आपका शरीर अब क्या क्या बना लेता है, लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब चीज़ आपके जो है नॉन इसेंशियल वाले पार्ट हैं और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बन जाते हैं, लाइक EPA, DHA, GLA एंड ओलिक एसिड। बट एक बात और याद रखना, अगर इन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा हो गई तब भी हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है, ठीक है। वे कौन कौन सी बीमारी होती है तो हम आगे बात करेंगे, जब हम आपका फास्फोलिपिड पढ़ने वाले हैं तब बात करेंगे। इसके बाद इसेंशियल में दो ही हैं, याद रख लेना, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये दो ही मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है। ओमेगा 3 का जो एग्जाम्पल है वो है अल्फा लिनोलेइक एसिड और ओमेगा 6 का जो एग्जाम्पल है वो लिनोलेइक एसिड, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। अगर मैं कहूँ कि इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता है तो जो आपका ओमेगा 3 होता है वो इस ओमेगा 6 से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद देखो यहाँ पर EPA क्या होता है, DHA क्या होता है, GLA क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया था कल ही, ठीक है। हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी देख लिया था कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन क्यों करवाता हूँ, क्योंकि आपका जो है मतलब अगर आप हो सकता है कि पीछे का कुछ भूल गए हो तो आपको कुछ याद आ जाए। मुझे पता है रिवीजन रिकॉल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इस समय अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हो। अभी आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन आप टेंशन लेकर के बैठ जाओगे कि सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम पे तो कुछ आता भी नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। उस समय भी रोना रहेगा आपका और अब भी रोना है आपका। अब ये रोना है कि चलो कोई नहीं बाद में पढ़ लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास, अभी सिलेबस जो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिलेबस ऐसे कंप्लीट नहीं होता, मैंने देखा है। आप एक तो टेस्ट मारना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पता नहीं आपने आपको धुरंधर मानना हो। कभी आके टेस्ट में आओ और जिस दिन आप टेस्ट में से अगर 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ 10 के 10 सही कर जाओ, उसके बाद टेस्ट में आना छोड़ देना, ठीक है ना। बट आप तो टेस्ट में नहीं आते तो वाओ। अगर बताओ किसी दिन ऐसा हुआ है कि जिस दिन आपके एक्यूरेट सारे के सारे इतने इजी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ मैं, वे भी आप सारे के सारे जो है सही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अपना लेवल देख लो। और इनसे ज़्यादा डाउन लेवल मुझे उनका लग रहा है जो टेस्ट में नहीं आ रहे हैं। लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में नहीं आने गए, ठीक है। तो भाई साहब टेस्ट में आया करो और अपने आप को पहचानो, ठीक है ना। आप कितना पढ़ रहे हो, कितने पानी में हो, उससे आपको पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो वो कुछ फ़ायदेमंद भी है या फिर बस ऐवे ही पढ़े जा रहे हो, ठीक है ना। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको टाइमिंग बचानी है, तो वो सब आप कैसे सीखोगे जब आप टेस्ट दोगे। तो डेली आपके 9:30 बजे टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी टॉपिक रहता है वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। तो टेस्ट दो अपना और टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैटी एसिड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। ये जो आपको मैंने टेबल थी बड़े ही अच्छे से तसल्लीपूर्वक समझाई थी कि यहाँ पर किस टर्म का क्या मतलब होने वाला है, कि सिस्टमेटिक नाम यहाँ पर कैसे पढ़ा। अगर हम डोडेकोनिक एसिड बोलेंगे या फिर टेट्राडेकोनिक एसिड बोलेंगे, हेक्साडेकोनिक एसिड बोलेंगे, ऑक्टाडेकोनिक एसिड बोलेंगे या फिर 6 डेल्टा 9 बोलेंगे, तो इन सब का क्या मतलब होने वाला है कल के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। मैंने एक कोड बताया था आपको कि लल्लू लाल या फिर लक्ष्मण MP से लक्ष्मण, MP से अभी पोल A सिलेक्ट किए, ठीक है ना। KBC खेल रहे थे तो जो लक्ष्मण थे या फिर लल्लू लाल थे उन्होंने MP से अभी पोल A सिलेक्ट किया है, ठीक है। जो आपके ऊपर के 5 थे, ये ऊपर के 5 आपके सैचुरेटेड थे और जो नीचे के 5 थे, नीचे के 5 आपके कैसे थे, ये अनसैचुरेटेड थे, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड थे।
क्यों बताया ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि जितना आपका डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है ना, उतना ही आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर की बात आ गई, तो देखो मेल्टिंग टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये याद ना आए तो आप अपनी शक्ल देख लेना, ठीक है ना, आप अपनी शक्ल देखना। आपके पास दो ही कैटेगरी होंगी, या तो आप पतले होंगे या फिर आप मोटे होंगे। अगर आप मोटे होंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, आप मोटे होंगे तो और अच्छी बात है। या फिर आपने किसी मोटे फ्रेंड को एज्यूम कर लेना, या फिर मुझे एज्यूम कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा हूँ और ठीक ठाक हो रहा हूँ, मतलब क्योंकि जिम विम नहीं जा रहा, और जो कि भाई साहब इस समय मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्ट करूँगा मैं भी। तो देखो मोटे आदमी की मैंने यहाँ पर क्यों बात की, क्योंकि जो भी आपके फैट मतलब जो भी मोटे इंसान होते हैं, आप उनमें देखते होंगे कि जो उनमें चर्बी, जिसको हम एडिपोज सेल्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम गंवार भाषा में जो है वो चर्बी के नाम से जानते हैं। तो आप देखो कि वो, आप मुझे एक बात बताओ कि जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आती है, क्या वो पिघल जाती है? क्या वो पिघल जाती है? जो आपकी चर्बी रहती है, नहीं पिघलती, ठीक है ना, नहीं पिघलती। उसके कारण, उसके पीछे का कारण क्या है कि आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उस चर्बी में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है ना, उस सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जो एडिपोज सेल होते हैं उसमें जो टीजी एंड फैटी एसिड होता है, उसमें आपका सैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बड़े अच्छे आराम से, बड़े ही अच्छे उससे बता चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट में हमने अच्छे से देखा था कि देखो अगर आपके कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं, अगर आपके कार्बन नंबर इंक्रीज जैसे जैसे होंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर आपका बढ़ता हुआ जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर घटता हुआ जाएगा। यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट जितना बढ़ रहा है, ये उतना अनसैचुरेटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है ना, उतना ही अनसैचुरेटेड स्टेट में जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर क्या फिल होना है, आप अपनी तरफ से फिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये कल आपको बता दिया था। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और देखो मैंने कल क्या बताया था, और इन जो खाली स्थान है यहाँ पर आपका क्या फिल होने वाला है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देख लिया है? हमने देख लिया आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ हम देख चुके हैं। आज का ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो टीजी, याद रखना ट्राइग्लिसराइड को मैं टीजी बोलूँगा, एंड वैक्स, ये दोनों लेक्चर अभी इसी लेक्चर में समाप्त करेंगे। इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड पे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। और याद रख लेना, यहाँ पर मैं आपको जो है लिमिटेड पढ़ाऊँगा, इन तीनों को और भी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है ना, इन तीनों को और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर यानी कि आपका आज ये हो जाएगा, कल आपका इकोसोनोइड एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन हो जाएगी, ठीक है ना, ये दोनों लेक्चर हम कल करेंगे। और इसके बाद आपका पीएम स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो माइक्रोबायोलॉजी के आपको जो है लेक्चर देखने पड़ेंगे, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपने देखे होंगे या फिर नहीं देखे होंगे। अगर आपको CSIR अपना वाकई में क्लियर करना है तो आपको वे लेक्चर देखने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी बताई थी वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो काफ़ी देर के बाद हमारा टॉपिक निकल कर आया है जिसको हमें पढ़ना है, अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या तो इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोल दो या फिर आपको इसका ट्राइग्लिसराइड बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है और यहाँ पर एसाइल ग्रुप क्यों आ गया है, तो उसे देखने की आप एक बार कोशिश करो। तो देखो
हमने क्या देखा, हमारे पास एक ग्लिसरॉल है और यहाँ पर 3 फैटी एसिड हैं। 3 क्या है हमारे फैटी एसिड हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको ट्राईग्लिसराइड बोल दिया, यानी कि 3 हमारे पास क्या फैटी एसिड, ट्राईफैटिक एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, तो हमने बोल दिया इसको मिला करके ट्राईग्लिसराइड। इतना ओके हो गया। अब इसको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल क्यों बोला, तो देखो भाई यहाँ पर एक तो हमारे पास ग्लिसरॉल, एक क्या है हमारे पास ग्लिसरॉल, 3 है फैटी एसिड। अब ये एसाइल जो होता है, एसाइल एक कंडीशन होती है जब ये ग्लिसरॉल आपका इस फैटी एसिड से अटैच होता है तब बनती है, ठीक है ना, तो तब ये बनती है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड लगता है, यानी कि इस ग्लिसरॉल और इस फैटी एसिड के बीच में जो ये वाला बॉन्ड चमक रहा है आपको, ये जो बॉन्ड चमक रहा है, ये बॉन्ड आप भी देख रहे होंगे। अब मुझे ये बॉन्ड बताओ, ये बॉन्ड कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर C डबल बॉन्ड यानी COOC, तो आपको बॉन्ड कौन सा देखने को मिल रहा है, COOC, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ईस्टर बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हम कह सकते हैं जो आपका TG होता है, जो आपका ट्राईग्लिसराइड होता है, वो क्या होता है आपका एक फैटी एसिड, यानी कि 3 उसमें फैटी एसिड होती हैं एंड एक आपका ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलकर के आपस में जब कंबाइन करते हैं तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राईग्लिसराइड बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये TG भी आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, TG भी आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये सिंपल हो या फिर ये आपका मिक्स्ड हो, ठीक है ना। सिंपल किनको बोलेंगे, अगर यहाँ पर तीनों के तीनों आपके जितने भी फैटी एसिड यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों सेम कंडीशन रखते हो, सेम प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है ना, सेम कार्बन नंबर रखते हो, तब इनको बोलेंगे सिंपल, ठीक है ना। तब इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ट्राईग्लिसराइड, सिंपल TG। बट क्या हो कि कंडीशन में यहाँ पर आपकी 18 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चैन पाई जा रही है और यहाँ पर 16 की पाई जा रही है और यहाँ पर फिर 18 की हो गई, या फिर यहाँ पर फिर 16 की हो गई, या फिर यहाँ पर 14 की हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी जो फैटी एसिड पाई जा रही है वो डिफरेंट पाई जा रही है, ठीक है ना, एक प्रकार की मिक्स्ड पाई जा रही है। तो इसलिए आप बोलेंगे इसको मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड, ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे इसको, मिक्स ट्राईग्लिसराइड। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए कि TG कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है और इसके बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। तो TG आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि आपका एस्टरिफिकेशन के से बनता है, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन मतलब जहाँ पर आपका एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें ग्लिसरॉल कि हमारा ग्लिसरॉल क्या होता है। एक्चुअली ये ग्लिसरॉल वही है जिसको आप जाड़ों में यूज करते हो, ठीक है ना। अगर आपके हाथ पैर फटने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर त्वचा सूखी हो जाती है तब आप ग्लिसरॉल का यूज करते हो, गुलाब जल एंड ग्लिसरॉल का आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो देखो ग्लिसरॉल की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH2OH, यानी कि आपके जो है CH2O से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर 3 आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चमक रहे होंगे। कितने ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चमक रहे हैं। इन्हीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका TG। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देख लिया ग्लिसरॉल की कि आपकी ग्लिसरॉल की क्या स्ट्रक्चर है। आप थोड़ा ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ग्लिसरॉल हमारा कहाँ से आया है। तो ग्लिसरॉल को क्या है, हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जुखाम तखड़ा वाला हो गया है, ठीक है। इसके बाद ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एज इट कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर देखो 1 ग्रुप, दूसरा ग्रुप एंड तीसरा ग्रुप, और ये ग्रुप ही आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपका, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया है। तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं कि कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट।
फ्रॉम लाइपोलाइसिस ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू एंड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ये कब बनता है, ग्लिसरॉल हमको कब प्राप्त होता है, जब हम कोई भी या तो लिपिड सोर्स ले लें, ठीक है ना, या तो लिपिड सोर्स ले लें, या फिर एक प्रकार से जब हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और कार्बोहाइड्रेट वो हमारा क्या होगा, फिर लिपिड में जाए और लिपिड से फिर दोबारा से हमारा जब वो कार्बोहाइड्रेट्स में जाता है तब उस पोजीशन में हमको मिलता है आपका ग्लिसरॉल। यहाँ पर लिखा है या तो हम डाइट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर हम ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म में ले सकते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है कि जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एटीपी के रूप में बदलता है तब मिलती है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रख लेना। इसके बाद कैन बी यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स फॉस्फोलिपिड ग्लूकोज और कैन बी ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। और जब क्या होता है हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होती है ना, तो जो हमारे शरीर के अंदर ये ग्लिसरॉल है, ठीक है ना, ये ग्लिसरॉल है, ये एक प्रकार से हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा, वहाँ से ये सबस्ट्रेट लेवल की आपको एटीपी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। हम जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल एटीपी क्या होता है हमारा, इसके बाद हमारा NADH NADPH क्या होते हैं, FADH क्या होता है, ठीक है ना। तो वहीं पर हम देखने वाले हैं, अभी इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट देखो, यूज एज ए सोलवेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब देखो क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं, जो आपकी सेल्स होती हैं, आपको पता होगा उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वे क्या की बनी होती है, आपकी वाई लेयर की, लिपिड वाई लेयर की, ठीक है ना। तो अब वाटर तो खैर बाहर नहीं जा सकता, वाटर मतलब ना तो बाहर जा सकता सेल के, ना ही अंदर आ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मीजल्स बनाते हैं, ठीक ना, मिसली जिसको हम बोल देते हैं, या फिर लिपोसोम्स बनाते हैं, तो उसमें हेल्प करती है ग्लिसरॉल, ठीक है ना, उसमें हेल्प करती है ग्लिसरॉल। तो देखो हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे इस ड्रग्स की कहानी हम वहीं पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ड्रग्स के रूप में ये हेल्प करती है, ठीक है ना। इसके बाद कॉस्मेटिक में आपको पता ही है, आप मतलब आपके घर में हो ना हो ये ग्लिसरॉल कभी ना कभी आपके घर में यूज हुआ होगा एज ए कॉस्मेटिक, ठीक है ना, तो ये बात आपको पता है। लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज एज वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या होता है, जब हम कार्डियोलॉजी कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, या फिर जब ब्लड को पढ़ेंगे तब हम वैसोडाइलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, या फिर सेल सिग्नलिंग में भी आपका वैसोडाइलेशन आता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी वैसोडाइलेशन आता है। तो यहाँ पर आपको इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस वैसोडाइलेशन को हम वहीं पर ही बात करेंगे। तो ये था आपका TG जो आपको समझने वाला था, ठीक है ना, समझने वाला TG यही था। अगर इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं TG की क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ पर जब आपका TG बना, जब यहाँ पर आपका TG बना तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं चमक रहा होगा। पहले हालांकि इस पर चार्ज था, जब ये ग्लिसरॉल था तो इस पर इधर की साइड में निगेटिव चार्ज था, ये OH आपका कैसा था, निगेटिव था, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक भी कैसा था, इस पे भी आपका चार्ज था। बट आपस में जब ये कंबाइन हुए तो चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो गया। चार्ज कैसा हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया, यानी कि अब आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं चमक रहा होगा इस TG पर। और लिपिड के अंदर केवल और केवल ये TG ही होता है जिस पर कोई आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो इस बात को भी याद रख लेना। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली बात देखो भाई, अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये नॉन पोलर स्टेट में, नॉन पोलर स्टेट में है, मतलब कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर स्टेट में है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है, कोई सा भी पोल नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, ये वाटर से रिपल करेगा, ठीक है ना, वाटर से रिपल करेगा, और ये आपका एज ए हाइड्रोफोबिक नेचर का कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात चली। इसके बाद मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर लिपिड, यानी कि जो आपका TG होता है वो लिपिड जो स्टोर होता है वो होता है आपका एडिपोज सेल में, एडिपोज सेल में आपका जो है स्टोर होता है। एक मेडिसिन आती है जो आप जो मतलब क्या करती है कि इस एडिपोज सेल्स यानी जो लिपिड स्टोर होता है उस लिपिड के स्टोर को रोकती है।
तो जिसको पतला होना होता है वो उस मेडिसिन का यूज करता है। यहाँ पर मैं वो मेडिसिन आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हो सकता हो कि आप फैट हो और आप एक की जगह 2 खा लो, पता चल रहा है आपके शरीर के अंदर एनर्जी ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको वो मेडिसिन नहीं बता रहा। बट हाँ, अगर आपको देखनी है तो बोएट एंड बोएट पढ़ लेना, उसमें 2-3 मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़नी है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ी है आपकी। और एक्चुअली मुझे मेरे टीचर ने, मैंने मतलब प्राइवेटली पूछी थी तो तब उन्होंने बताया था, उन्होंने भी क्लास में नहीं बताया था, ठीक है। तो उस मेडिसिन का बेसिकली क्या काम होता है कि वो स्टोर, जो लिपिड का स्टोरेज होता है उसको, मतलब जो उसके स्टोरेज को रोकता है, ठीक है ना। स्टोरेज को रोकेगा यानी कि अब आपकी एडिपोज सेल जो है वो बन ही नहीं पाएगी। जो अगर बन ही नहीं पाएगी यानी कि एक प्रकार से जो आपका मोटापा बढ़ रहा है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और जैसे जैसे फिर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपना वर्कआउट कर रहे हो, किस प्रकार की डाइट फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वेट को लूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपना वेट लूज कर सकते हो बड़े ही आराम से। एक्चुअली वेट को गेन करना एक मतलब अच्छी खासी समस्या बन जाती है, बट वेट को लूज करना जो आपका इजी होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू वेट गेन के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस जो आपका टीजी है, टीजी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ग्लिसरॉल से जाकर के अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपका फैटी एसिड था, मान लो ये आपका एक फैटी एसिड था। फैटी एसिड हमने पीछे पढ़ा है, फैटी एसिड कैसे बना होता है, आपका हाइड्रोकार्बन चैन होगी और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है ना। इससे मिलकर के बना होता है आपका फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो ग्लिसरॉल से अटैच हो जाता है, ठीक है ना। जब वो ग्लिसरॉल से अटैच हो गया यानी कि वहाँ पर जो चार्ज था, चार्ज हो गया आपका न्यूट्रल। चार्ज कैसा हो गया, चार्ज हो गया आपका न्यूट्रल। और ये जो आपकी बॉन्डिंग होती है ये ईस्टर बॉन्डिंग होती है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज आपका नहीं पाया जाता है। TG can be distinguished as fat and oil on the basis of physical state at room temperature। अब TG यानी कि ट्राइग्लिसराइड को हम जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर रहता है, उसके अकॉर्डिंग 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपका फैट एंड दूसरा होता है आपका ऑयल, ठीक है ना। फैट एंड ऑयल ये 2 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो जो भी आपका केमिकल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, अगर वो सॉलिड है तो उसको बोलेंगे फैट, उसको क्या बोलेंगे, फैट बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ का मतलब यहाँ पर लिपिड के चीज़ से है, ठीक है ना। कभी पता लग रहा है आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन यहीं पर लेकर के चल लो, ये कोई भी चीज़ मैंने लिपिड के संक्षेप में बोली है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो फैट जो आपका सॉलिड फैट होता है एट ए रूम टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो आपका ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑयल्स होते हैं आपके हाईली अनसैचुरेटेड कंडीशन में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कार्बन, जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिपेंड करती है, और जो आपका जो है डबल बॉन्ड है वो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फंसता है, जो बच्चे मतलब अभी तो फिलहाल में आप नहीं पूछ पाते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमने अनसैचुरेटेड में आपके 20 हाइड्रोकार्बन तक पढ़े हैं, यानी कि वहाँ पर जो है 20 हाइड्रोकार्बन थे। जैसे अराकिडोनोइक एसिड था हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारा अराकिडोनोइक एसिड था उसमें 20 तो हमारे पास कार्बन थे और 4 थे हमारे पास डबल बॉन्ड। बट ये हमारा कैसे कंडीशन पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है हमारा लिक्विड कंडीशन में, ठीक है ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर तो कार्बन संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये सॉलिड फेज में होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम कार्बन संख्या और यहाँ पर डबल बॉन्ड को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, गांठ बांध लेना, पल्ले बांध लेना कि जब हम कार्बन संख्या और डबल बॉन्ड को कंपेयर करते हैं तो जीत आपके डबल बॉन्ड की होती है। जीत किसकी होती है, डबल बॉन्ड की जीत होती है। यानी कि जिसके अंदर जितना डबल बॉन्ड वो उतनी ही लिक्विड कंडीशन में, यानी कि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है
वो आपका कम होने वाला है, ठीक है ना, वो उतना ही कम होने वाला है जितनी आपकी रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो जितने भी आपको लिपिड चमक रहे हैं ये सब आपको मतलब कैसी कंडीशन में, कुछ लिक्विड में है, कुछ आपके सॉलिड कंडीशन में। तो जितने भी लिक्विड कंडीशन में है ये कहलाएंगे आपके अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यानी कि जो इनका कॉम्पैक्शन है वो कम है, यानी कि इनका टीएम कम है। जबकि जो सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पर कैसे हैं? सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड पाया जाता है, स्ट्रेट चैन पाई जाती है। एंड आपका एक एस और था, जिस एस का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो जो आपके शरीर में एडिपोज सेल है, एडिपोज टिश्यू है, वो एक प्रकार का कैसा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। जो आपके शरीर में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो हमारे पास जो मोटापा होता है, जो एडिपोज सेल होते हैं, वो एक प्रकार का कैसा है? वो हमारे पास सैचुरेटेड है। वो कैसा है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है मतलब हमारे, आप देखते होंगे कि आप रूम टेम्परेचर पे जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो चर्बी है वो पिघलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, चर्बी पिघलनी स्टार्ट हो गई। वो क्यों नहीं पिघलनी स्टार्ट हो जाती? क्योंकि वो क्या है, वो आपके जो है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर हमको उसकी चर्बी पिघलानी है तो हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि आप अपना शरीर ठा करके, मोटापा है आपको तो अपना शरीर ठा करके मतलब गैस पर रख दो उबलने के लिए कि पतला हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम रनिंग करते हैं, अपने शरीर को जो है गर्म, मतलब जितनी भी हार्ड वर्किंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, पसीना निकलता है। और जो गर्मी पैदा होती है ना, वो जो गर्मी पैदा होती है वही रीजन होता है कि आपके एडिपोज सेल्स में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो, यानी कि वहाँ पर जो आपका एडिपोज सेल है वे डिग्रेडेशन में जाए, ठीक है ना, वे डिग्रेडेशन में जाए। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और सुन लेना, कोई बोलते हैं कि तेल खाने से मोटापा बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तेल खाने से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता, ठीक है ना। आप चाहे तो आप तेल मतलब कोई सा भी तेल यूज करो, डालडा घी यूज मत कर लेना, ठीक है ना। आप देखो जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। डालडा मत लेना, कोई सा भी तेल हो, तेल ओरिजिनल होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें आपका डिफरेंट चीज़ मिली हुई आ रही है। देखो भाई, मार्केट से अगर आप तेल लेने के लिए जाओगे ना तो आप कोई सा भी खरीद लो, ये अच्छी से अच्छी ब्रांड खरीद लो, जो कहता है ना 100% कहता है कि हम 100% प्योर तेल बेचते हैं, ठीक है ना, प्योर ऑयल देते हैं। भाई साहब कभी भी आपको प्योर ऑयल नहीं मिलता। अगर प्योर ऑयल मिलने लग गया ना तो इंडस्ट्री चलनी बंद हो जाएगी। ये सेम वैसे ही कहानी है, अभी देखो न्यूज में चल रहा है कि एक फैक्ट्री में दूध आया ही नहीं, ठीक है ना, मतलब वो कई महीनों से बंद पड़ी है, कई महीनों से बंद पड़ी है, वहाँ पर दूध ही नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर फिर भी वहाँ से फिर भी दूध की सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। तो ये सेम कहानी है। अभी देखो हमारे यहाँ पर बंगा उंगा बोई जाती है, लैटा वैटा बोई जाता है, जहाँ से तेल निकलता है, तरह का तेल भी हमारे यहाँ पर होता है। तो इस बार किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। खुद हमने भी 6 बीघे बोया था, तो वो 6 बीघे का 6 बीघे मतलब हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि जो है मतलब कंडीशन ऐसी बनी, इन्वायरमेंट ऐसा बना कि वो थोड़ा सूख गया, ठीक है ना, तो वो ख़राब ही हो गया। तो फिर भी देखो अब देश में तेल की इल्लत नहीं है, तेल के प्राइस ज़रूर बढ़ जाएंगे, बट ऐसा तो है नहीं कि आपको तेल कमी मिल रहा है। तेल के प्राइस बढ़ सकते हैं लेकिन कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल मिलाया जा रहा है। तो इसलिए अवॉइड करें किसी भी दुकान से, जितने भी ये ब्रांडेड होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही बताया है। उम्मीद करो, मतलब कि ये कोशिश करो कि जहाँ पर तेल पिलता है ना, जो तेली होते हैं, वहाँ से तेल लेने की कोशिश करो, और अपने सामने जो लैटा आ रहा है वो तेल निकालो, नहीं तो गले में खराश जायज़ बात है, ठीक है ना। त्यौहार चल रहे हैं जैसे कि अब मेरा हो रही है, तो भाई साहब गले में खराश आपके भी होनी है, पेट आपका ख़राब होना है। तो जितना अवॉइड कर सको इस मतलब मिले हुए तेल को उतना अवॉइड करो। और एक बात याद रख लेना कि अगर आप कोई सा भी तेल का यूज कर रहे हो तो कभी भी आपको मोटापा नहीं आएगा, ठीक है ना, कभी भी आपको मोटापा नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब
आ गया, ठीक है ना। आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था आपको कि अगर आप घी खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे, ठीक है ना, यही बताया था क्या। अगर मैंने वो स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट गलत है, जबकि आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है, लिक्विड वाला, ठीक है ना, तेल वाला सही है, आपका जो है घी वाला गलत है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं टीजी यानी कि आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं फैट्स की एंड आपकी ऑयल्स की, ठीक है ना, कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली बात हाइड्रोलाइसिस, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोलाइसिस की, यानी कि ऐसा हो कि अगर आप टीजी के ऊपर, कोई भी आपके पास टीजी हो सकता है, ये टीजी आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई सा भी टीजी आपका हो सकता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन की कितनी भी चैन हो सकती है। बट क्या हो अगर हम इस पर लाइपेज यानी कि कोई सा एंजाइम्स या फिर एसिड इसके ऊपर रिएक्शन कराएं, या तो मतलब हमारे पास एक टीजी था, ठीक है ना, हमारे पास क्या था, ये एक टीजी था, इसके ऊपर हमने लाइपेज या फिर किसी भी एसिड को अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। यहाँ पर हमने वाटर भी दिया, अब वाटर देने के बाद क्या हुआ, जो इसकी नेटिव फॉर्म थी यानी कि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी पहले की, ये उस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो ग्लिसरॉल आएगा एंड आपका फ्री फैटी एसिड में ये टूटने वाला है। यानी कि टीजी पहले कैसा बन रहा था, टीजी आपका ग्लिसरॉल और आपका फ्री एसिड से बन रहा था, ठीक है ना, टीजी आपका कैसा बन रहा था, ग्लिसरॉल एंड आपका फ्री फैटी एसिड से बन रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने H2O यानी कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवा दी। और आपके अगर देखो, अगर आप इसको अपनी इनर बॉडी के लिए लेकर के चलो तो आपको पता होगा जो आपका लाइपेज होता है और एसिडिक कंडीशन होती है वो लाइसोसोम्स में पाई जाती है, ठीक है ना। वो कैसी सोम्स, वो किस ऑर्गेनल में पाई जा रही है, लाइसोसोम्स में। तो जब भी तो कहते हैं कि जो भी आपके मोटे लोग होते हैं वे जितना ज़्यादा पानी पिए, अगर पानी पिएंगे मतलब वो जो आपका वाटर है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मेटाबॉलिज्म MBR आपका अगर सही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका अच्छे से जो है वो फैट जो है ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पर देखो, जब ये केवल ऐसे ही नहीं कि आपका यहाँ पर फैट टूट रहा है, जब आपका टीजी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में टूटता है तब यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये ग्लिसरॉल जब टूटेगा आपका दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाएगा तब हमें एनर्जी मिलने वाली है। फैटी एसिड ये जब आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाएगा, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तब हमको एनर्जी मिलने वाली है। तो हाइड्रोलाइसिस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे आर हाइड्रोलाइज इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, एसिड, एल्कलाइन और एंजाइम्स। यानी कि जो आपका टीजी होता है, टीजी क्या काम करता है, यहाँ पर आपका अगर उसको स्टीम कर दी जाए यानी कि उसको थोड़ी सी हीट दे दी जाए और या फिर उस पर एसिड मतलब उसको हाइड्रोजन दे दिया जाए, उसको क्या दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, या फिर एल्कलाइन नेचर में डाल दिया जाए, या फिर कोई सा एंजाइम्स दे दिया जाए जैसे लाइपेज और आपका एसिड, मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये अपने जो उसके नेटिव कॉन्स्टिट्यूट थे, जो उसके पहले के जिनसे वो मतलब जिनसे टीजी का फॉर्मेशन हुआ था उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस यही है आपका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। इसके बाद ड्यूरिंग देयर एंजाइमेटिक एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी आती है आपके सफोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं साबुनीकरण, यानी कि जिस साबुन से आप घर में नहाते हो, ठीक है ना, या फिर किसी डिटर्जेंट से आप अपने कपड़े धोते हो, या फिर डिटर्जेंट से आप अपने बर्तन मांजते हो, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोप और डिटर्जेंट दोनों अलग चीज़ होते हैं। सोप वो होता है जिससे आप नहाते हो, जिसको आप स्किन के लिए यूज करते हो, ठीक है, और डिटर्जेंट वो होता है जिसको आप अपने कपड़ों के लिए, अपने बर्तन मांजने के लिए यानी कि बर्तन धुलने के लिए यूज करते हो,
ठीक है। तो इतनी बात तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोनों बनते कैसे हैं, तो दोनों सेम कंडीशन से बनते हैं, बट जो वहाँ पर बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग्स का थोड़ा सा अलग हिसाब हो जाता है। जो आपका सपोनिफिकेशन होता है वो सिंपल प्रोसेस से होता है, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वहाँ पर आपका सल्फोनेशन होता है। वहाँ पर क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, यानी कि वहाँ पर सल्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे ही बात करेंगे। तो फिलहाल में हम देख लेते हैं कि हमारा सपोनिफिकेशन क्या क्या होता है, यानी कि हमारा सोप कैसे बनता है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं अपने सोप्स को। ठीक है, तो देखो हमारे पास टीजी था स्टार्टिंग में, यानी कि ट्राइग्लिसराइड था स्टार्टिंग में। हमने क्या काम किया, हमें पता है कि टीजी था, यानी कि हमारे पास 3 R ग्रुप होने वाले हैं। ठीक है ना, 3 R ग्रुप फ्री होने वाले हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। अब ये 3 R ग्रुप क्या करेंगे, 3 बेसिक के साथ मिलकर, इस बेसिक को हम एल्कलाई ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि आपका एसिडिक और एल्कलाइन नेचर क्या होता है, तो एल्कलाइन नेचर को हम बेसिक भी बोल देते हैं। ठीक है ना, आई होप आपने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं क्या, या तो एल्कलाइन से हम इसको एल्कलाइन प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं या फिर बेसिक बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ग्लिसरॉल आपका अलग हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, और जो आपका फैटी चैन है, जो आपकी फैटी एसिड की चैन है, वहाँ से आपका जो भी जितना भी हमने बेसिक डाला है वो अटैच हो जाएगा। यानी कि देखो ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप इस ग्लिसरॉल, यानी कि जो हमारा ग्लिसरॉल था उससे जाकर के अटैच हो गया, और जो हमारा यहाँ पर मेटल था, यानी कि जो हमारा पोटेशियम था सॉरी जुकाम ज़्यादा ही हो रहा है जो हमारा ये पोटेशियम था, ये आपका जो है फैटी एसिड के साथ जाकर के मिल गया। ठीक है ना, और याद रख लेना जितने यहाँ पर बेसिक ज़्यादा होंगे, जितने बेसिक ज़्यादा होंगे, बेस ज़्यादा होंगे, पोटेशियम ज़्यादा होंगे या फिर सोडियम ज़्यादा होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा जो है क्या होने वाला है, सोप होने वाला है। ठीक है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा सोप होने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमने KOH के साथ करवाई थी, यहाँ पर हमने NaOH के साथ करवाई रिएक्शन, हमको रिजल्ट में सोप ही मिला। ठीक है ना, यानी कि TG की रिएक्शन जब हम किसी भी बेस के साथ करवाते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तब हमको एक ग्लिसरॉल मिलता है और एक मिलता है आपका सोप। तो इन दोनों को मत भूलना। सपोनिफिकेशन आपसे पूछा जाता है, यानी कि साबुनीकरण आपसे पूछा जाता है, पूछा ज़्यादा नहीं जाता, यही रिएक्शन पूछी जाती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि आपका सपोनिफिकेशन मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि बताइए सपोनिफिकेशन जो होता है किस किस को ऐड करने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोनिफिकेशन में हम क्या हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो हाँ, सपोनिफिकेशन का सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हमको बाहर से हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है। ठीक है ना, जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तभी हमारा सपोनिफिकेशन बन पाएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप देखो भाई ट्राई करके देख लो, जो आपके घर में कुछ घी रखा होगा उसमें, मतलब अगर आपके घर में नमक है वो डाल करके देख लो, झाग उठते नहीं उठते, तो झाग नहीं उठेंगे जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे। अगर आप उसको हीट करोगे या फिर उसको जो है इस प्रकार से घिसोगे तो आपका जो है तब जा करके आपके झाग बनने वाले हैं। ठीक है ना, बचपन में हम ऐसा करते थे कि मतलब उस पेड़ का मुझे नाम नहीं पता, हम वहाँ से पत्ते तोड़ते थे और उन पत्तों को खूब रगड़ते थे हाथों पर, रगड़ने के बाद वहाँ से हमें कुछ झाग से मिलते थे, हम कहते थे देखो साबुन बन गया, साबुन बन गया। बट वो साबुन नहीं था, क्योंकि देखो जितने भी आपके पेड़ होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्ती होती है उन पत्ती को कवर करके रखता है आपका लिपिड। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अब उस लिपिड में क्या हुआ, अब आपके मतलब वो पूरी पत्ती थी, अब उस पत्ती में आपके बेसिक भी हैं और आपका लिपिड भी है, तो जब हम उसको रगड़ेंगे तो ये सभी के साथ नहीं है, उस प्लांट में कुछ ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है ना, उस प्लांट में आपका TG यानी कि जो लेयर थी वो कुछ ज़्यादा ही हाइड्रोफोबिसिटी वाली लीफ थी। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ से झाग निकलने स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन हर किसी पत्ती में से आपको झाग मिलने के चांसेस नहीं होते। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे।
तो देखो अभी हमने देख लिया कि सोप कैसे बनता है, ठीक है ना, कि आपको सोप को बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल विथ एल्कलाइंस सच एज NaOH यानी कि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। इस स्टेटमेंट को आप याद रख सकते हो। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, सोप एंड डिटर्जेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि डिटर्जेंट आपके कपड़े धुलने के काम आता है, जबकि सोप आपका स्किन यानी कि हम जिससे नहाते हैं, ठीक है ना, उसमें यूज करते हैं। अब सोप और डिटर्जेंट में मतलब कितना अंतर होता है वो देख लो। जो आपका सोप होता है, सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। अब ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, वो समझो। देखो भाई, जहाँ पर भी आपको सॉफ्ट वाटर की बात आ गई, यानी कि जो आपके केमिकल होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, ये जितने भी केमिकल होते हैं, अगर वाटर आपका केमिकल फ्री है, आई रिपीटेड, अगर आपका वाटर केमिकल फ्री है, यानी कि उसमें कोई सा मेटल नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपका केमिकल नहीं पाया जा रहा, तब उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। तब उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। अगर वहीं पर आपके वाटर के अंदर कोई मेटल पाया जा रहा है, लाइक आपका पी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, जो कि नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, बट अगर लेड पाया जा रहा है आपके वाटर में तो वो नुकसानदायक है, ठीक है ना। मरकरी पाई जा रही है तो वो नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो अगर मरकरी या फिर लेड पाया जा रहा है तो तब हम कह सकते हैं, और इनकी भी ज़्यादा मात्रा पाई जा रही है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो हार्ड वाटर है, ठीक है ना। वो कैसा वाटर है, हमारा हार्ड वाटर है। तो सोप के लिए है कि सोप वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, यानी कि जो आपका सोप होता है वो सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा काम करता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर एंड आपके हार्ड वाटर दोनों पर वर्क करता है, ठीक है ना। सोप कैन नॉट परफॉर्म ए क्लीनिंग, आपकी जो क्लीनिंग जो एक्शन होता है, ठीक है ना, जो आपका क्लीनिंग एक्शन होता है वो सोप के द्वारा नहीं हो पाता। यानी कि अगर आप सोचते हो कि मैं उस कंपनी का, उस ब्रांडेड का सोप ले आऊँगा और वो हमारे स्किन में जो मैल धंसा हुआ है, जो मैल लगा हुआ है, वो सोप जो है उसको निकाल लेगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। देखो, अब जितनी भी आप ब्रांडेड कंपनी का साबुन यूज करते हो ना, वे क्या करते हैं, उनमें आज की डेट में एंटी फंजीसाइड और एंटी बैक्टीरियल कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है ना, और कुछ ही अब उस सोप के अंदर अब डिटर्जेंट डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, किसी कंपनी ने। तो वे क्यों डालते हैं, क्योंकि क्लीनिंग स्टेट बढ़े, ठीक है ना, क्लीनिंग ज़्यादा है। बट फिर भी क्या होता है, जो लोकल साबुन होते हैं ना, लोकल साबुन आपको पता होगा 10-10, 20 वाले आप ये लोकल साबुन ले आओ, ठीक है। तो ये क्या करते हो, जब आपको इस अपने चेहरे पर लगाते हो तो आपको एक सफ़ेदी सी देखने को मिलती है, ठीक है ना, एक लेयर देखने को मिलती है। बट वो लेयर कुछ यानी कि 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद मुंह धुलोगे तो वो सफ़ा हो जाएगी। तो जितने भी आपके सोप्स होते हैं, सोप्स में भी जितने भी ख़राब सोप्स होते हैं, वे क्या काम करते हैं, वे आपके मुंह पर केवल सफ़ेदी लाने का काम करते हैं, यानी कि एक लेयर, एक परत जमा देंगे। बट आपके जो चेहरा है, जो स्किन है, उनमें क्लीजिंग एक्शन नहीं कर पाते। अगर क्लीनिंग एक्शन करवाना है तो डिटर्जेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिटर्जेंट आर ब्रॉडली यूज इन क्लीजिंग पर्पज। तभी हम जो देखो, अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट हमारे जो चेहरा होता है उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने जो सर्फ धोने वाला साबुन आता, मतलब जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है, ठीक है, जो इस सर्फ आता है उसको ही मुंह पर लसेड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि वो हमारे चेहरे के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। ब्लीच आती है आपकी, आप ब्लीच कर सकते हो, ब्लीच आपकी एक प्रकार की डिटर्जेंट है, ठीक है ना। ब्लीच क्या है, डिटर्जेंट है, इसलिए ब्लीच को ज़्यादा देर तक आप मुंह पर नहीं लगा सकते। आपके और भी कुछ आते हैं चेहरे के लिए, मुझे तो खैर नहीं पता, ठीक है ना, आपको ज़्यादा पता होगा। तो चेहरे के लिए जो भी जितने भी सैलून में आप देखते होंगे ना, जो कुछ भी लगाते हैं वो सब डिटर्जेंट है, तो उससे बच कर रहो, क्योंकि वो चेहरा जो है 2-4 दिन आपके शरीर को, मतलब आपके चेहरे को सही रखेगा, उसके बाद जो है आपके चेहरे को वो बिगाड़ सकता है। तो थोड़ा बच कर रहो, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म्ड विथ आर द इनसोल्यूबल इन वाटर।
अब क्या होता है कि जो आपका हार्ड वाटर होता है वहाँ पर आपका कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और अदर साल्ट भी हैं, वे फैटी एसिड के साथ क्या कर रहे हैं कि इनसोल्यूबल, मतलब अगर उसमें आपने अगर देखो अब यहाँ पर दो कंडीशन आ गई है। एक तो है आपका सॉफ्ट वाटर के साथ अगर आप सोप डालोगे तो वो इनसोल्यूबल है, ठीक है ना। सॉफ्ट वाटर के साथ जो आप सोप डालोगे तो वो इनसोल्यूबल है। लेकिन जब डिटर्जेंट आप जो है उसमें डालोगे, तो वो सोल्यूबल हो जाता है। उसके पीछे का कारण है ये सल्फोनेट, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ये जो सल्फोनेट है ये आपका इस डिटर्जेंट में पाया जाता है। बस यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। बाकी अभी तक जितने स्टेटमेंट है ये तो आपको खैर पता होने चाहिए, बट इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो सोप में मैंने ये वाला स्टेटमेंट अभी छोड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि सोप जो होते हैं आपके वे सोडियम से बन सकते हैं या फिर पोटेशियम साल्ट से बन सकते हैं। जबकि जो आपके डिटर्जेंट होते हैं दीज आर सोडियम एल्काइल सल्फोनेट्स और सोडियम एल्काइल बेंजोनेट सल्फोनेट्स। यानी कि यहाँ पर देखो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, यहाँ पर एल्काइल सल्फोनेट है। सल्फोनेट जो है, सल्फोनेट डिटर्जेंट में पाया जाता है। इसको 4 बार मन में दोहराओ कि सल्फोनेट आपका डिटर्जेंट में पाया जाता है, आपकी याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यही आपको याद रखना है, क्योंकि हो ना हो स्टेटमेंट में इन दो ऑप्शन से, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं इन दो स्टेटमेंट से ही आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। देखो भाई ये जो मैं टेबल लेकर के आया हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। और जो CSIR पूछता है ना, अब इतना टाइम हो गया है CSIR के कॉन्टैक्ट में, अब तो ये पता लग गया है कि CSIR कौन सी यूनिट में से किस स्टैंडर्ड बुक में से पूछेगा या फिर कौन से रिसर्च पेपर में से पूछने वाला है। ये रियलिटी, मतलब रियल वाली बात है कि अब मैं बता सकता हूँ। क्योंकि देखो जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ यार ये जो स्टेटमेंट है मैंने उस बुक में पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है ना। तो वही कुछ इस समय मेरे साथ है। आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं खुद भी इतना पढ़ रहा हूँ। अब अगर मैं इतना अपने टाइम में पढ़ लेता तो मैं भाई साहब टॉप कर जाता। ये बात रियलिटी है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद सोप जो होते हैं दे गेट प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म स्कम्स, ठीक है ना। ये सोप जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट होकर के स्कम बनाते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद जो है दे गेट प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म स्कम्स। ये जो सोप होते हैं ये प्रेसिपिटेट होकर के स्कम बनाते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। जबकि डिटर्जेंट जो होता है दे डू नॉट प्रेसिपिटेट लाइक सोप, स्कम इज नॉट फॉर्म। यहाँ पर स्कम नहीं बन पाता। स्कम क्या होता है तो मुझे भी थोड़ा ज़रा गूगल करके बता देना, नहीं पता मेरे को भी। अब देखो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर LYE का मतलब होता है कोई भी एल्कलाई ग्रुप, ठीक है ना, कोई भी एल्कलाइन ग्रुप या फिर हम बेसिक ग्रुप भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर फैट है यानी कि आपका TG है। TG ने क्या काम करा, किसी भी एल्कलाइन ग्रुप से आपका मिला और एल्काइल्स ग्रुप से मिल करके इसको हीट करा गया। हीट करने के बाद ये सोप और ग्लिसरीन में आपका टूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सपोनिफिकेशन आपको पता चला। देखो एसिड क्या था, एसिड था हमारे पास TG, एसिड क्या था TG। और बेस क्या था, बेस को हमने ले लिया जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ले लिया हमने बेस। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास बन गया साल्ट यानी कि बफर यानी कि सोप, ठीक है ना। यानी कि जब ना ऑयल और लाई मतलब एल्केलाइस, ठीक है ना, एल्केलिस भी बोल दो इसको अब, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आप बेस को लेकर के चलोगे तो बेस ही इसको याद रख लेना, हमारे पास फिर सोप बन जाता है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से हमारा सोप बन करके रेडी हो चुका है, अब आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे
और ये एक टेबल और है आपके लिए, यहाँ पर लॉन्ग चेन फैटी एसिड था जो कि क्या है, नॉन पोलर स्टेट में है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर फैटी एसिड चेन को देखोगे तो फैटी एसिड नॉन पोलर होती है, जबकि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो सोडियम होता है ये पोलर होता है। पोलर क्यों? पोलर मतलब यहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन कंडीशन होती है। आयनाइजेशन मैंने कंडीशन आई होप आपको बताई हो, अगर नहीं बताई तो देखो आयनाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि ऐसी कंडीशन जब किसी ग्रुप पर या तो कोई चार्ज आ जाए, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर यहाँ से कोई चार्ज निकल जाए, प्लस हो या फिर माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस फॉर्म को बोलते हैं आयनाइजेशन कंडीशन, ठीक है ना। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन कंडीशन। यहाँ पर फैट विथ सोप इज वाटर सोल्यूबल, यानी कि जब आपका सोप होता है वो जो सोप होता है, सोप आपका वाटर सोल्यूबल है, सोप आपका वाटर सोल्यूबल है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो टीजी क्या था आपका, जो ट्राइग्लिसराइड था उस पर कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पर जैसे ही ये सोप बना यहाँ पर आ गया चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, अब आपको चार्ज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, चार्ज देखने को मिल रहा है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब समझ में आ गई कि किस प्रकार से आपका जो है, मतलब जो सोप है वो उसको हम फैट में पढ़ते हैं, लेकिन वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। वाटर में सोल्यूबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए वाटर में आपका सोल्यूबल हो रहा है। अब इसके बाद तीसरा पढ़ लेते हैं, हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, सपोनिफिकेशन देखा, अब हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन, ठीक है ना। हैलोजिनेशन क्या होता है, तो हैलोजिनेशन वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको हम समझ लेते हैं, क्या पता आ ही जाए, ठीक है ना, क्या पता आ ही जाए। तो यहाँ पर देख लो कि न्यूट्रल फैट्स, जो आपके न्यूट्रल फैट्स होते हैं कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हैलोजेंस, यानी कि अगर हम किसी भी न्यूट्रल फैट में जो कि आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें हैलोजन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को ऐड कर दें, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन कह देंगे। यानी कि देखो यहाँ पर इस भाषा को भूलो, इस टर्मिनोलॉजी को भूलो, ये आपको परेशान कर देगी। मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास लिक्विड है कोई, ठीक है ना, आपके पास क्या है, लिक्विड लिपिड है आपके पास, ठीक है ना, मान लो तेल है, ऑयल है आपके पास। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करोगे, हाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ पर आप H2 प्रोवाइड कराओ, इसको H2 प्रोवाइड कराओ, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर आपने H2 प्रोवाइड करा दिया। अब लिक्विड को जैसे ही आप H2 प्रोवाइड कराओगे ये सॉलिड फेज में चला जाएगा, ठीक है ना, ये सॉलिड फेज में चला जाएगा। तो जो ये लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहा है, जब आप इसको H2 प्रोवाइड यानी कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन। या फिर आप यहाँ पर H2 ना प्रोवाइड करा कर आयोडीन प्रोवाइड करा दो, ठीक है ना, आयोडीन प्रोवाइड करा दो, तब आपके साथ यही कंडीशन होने वाली है। तो बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, यानी कि अब देखो हमने जब H2 मिलाया, लिक्विड कैसा हमारा अनसैचुरेटेड है, लिक्विड कैसा है हमारा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये H2 जो है कितने डबल बॉन्ड पे काम कर रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड इन द फैट या फिर ऑयल हमारी कितनी है वो हमें पता चलेगी, ठीक है ना, वो हमें पता चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी जो हमारा चाहे ऑयल हो या फिर फैट हो इतनी है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या था, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है कब, जब हमने I2 यानी कि आयोडीन को यहाँ पर देना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, तो हमने दो I दिए, ठीक है ना, दो I2 दिए, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा कैसे बॉन्ड में चेंज हो गया, ये हमारा सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कैसे बॉन्ड में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख लेना। अब बढ़ाते हैं थोड़ा और,
आगे। तो देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होता है वो कैसा होता है कि आपने पहले स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, आपके पास कोई भी वेजिटेबल ऑयल्स था, यानी कि कोई भी आपका सरसों का तेल हो, ठीक है ना, बंगा का तेल हो आपके पास, ठीक है ना, बतेरी करना मतलब काफ़ी कुछ आता है। आपके पास कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल्स था, वेजिटेबल ऑयल्स होने के बाद एक बात आपको पता है, डाल्टा जो होता है वो प्रोसेसिंग से बनता है। स्टार्टिंग में वो भी वेजिटेबल ऑयल्स होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में वो भी वेजिटेबल्स ऑयल होता है, फिर उसको सॉलिड बनाया जाता है, उसको सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको सॉलिड बनाया जाता है। और जो सॉलिड बनाया जाता है यही हाइड्रोजनेशन होता है, उसमें और कुछ नहीं होता, यही हाइड्रोजनेशन होता है कि स्टार्टिंग में आपके पास किसी भी वनस्पति ऑयल से, ठीक है ना, अलग अलग पेड़ होते हैं जहाँ से आपका डालडा घी बनता है, ठीक है ना, तो उनसे ऑयल लिया जाता है। ऑयल लेने के बाद या तो उसका आयोडीनेशन कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर आयोडीन प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर आपको हाइड्रोजन दिया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन दिया जाता है, तब वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही अगर ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ये अगर हाइड्रोजनेशन हुआ तो अगर इस हाइड्रोजनेशन से जितने भी आपके ये सैचुरेटेड फैट बनेंगे ना, जितने भी सैचुरेटेड फैट बनेंगे सारे के सारे आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, यानी कि ये इनको अगर खा डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला नहीं, आपकी लाइफ नरक है, ठीक है ना। आपको जैसे कि मैं इस समय मेरा गला ख़राब है वो होने वाला है, पेट खराब होने वाला है आपका, ठीक है, और भाई साहब फीवर तो आपको रहने वाला है। तो फास्ट फूड को अवॉइड करो, क्योंकि फास्ट फूड में आपके जितने भी फैट यूज होते हैं, जैसे कि आप कहते हो ना कि हम तो अमूल का बटर ले आए, हम ये बटर ले आए, हम वो ले आए, हमने वो मावा खाया, तो भाई साहब वो और कुछ नहीं, हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है, सब चीज़ का मिलावट आ रही है, ठीक है, मिलावट आ रही है। आपने देखा होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, या फिर बैड लिपिड, गुड लिपिड, अगर आपने कभी ये पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पढ़ने ही वाले हैं, तो तब मैं आपको उसमें अभी बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब आपको हाइड्रोजनेशन पता चला कि डालडा घी कैसा बनता है। स्टार्टिंग में वो भी, उसको डालडा घी को हम वनस्पतिक तेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, वनस्पतिक तेल था, वेजिटेबल ऑयल्स था, लेकिन जैसे ही हमने उसका हाइड्रोजनेशन करा, जैसे ही हमने उसका आयोडीनेशन करा, आयोडीन प्रोवाइड कराई, वो लिक्विड से सॉलिड में चला गया, और हमको जो है हमने सोचा कि भाई साहब यही जो है ओरिजिनल घी है। जितनी भी ब्याह शादी पार्टी होती है सब में हलवाई जो है डालडा घी यूज करता है। जितनी भी आप पूरी खाते हो, रसगुल्ले खाते हो, ठीक है ना, छोले खाते हो, या फिर इवन दुकान पर भटूरा खाते हो, छोले भटूरे, वे सब भी आपके डालडा घी में बने हुए होते हैं, ठीक है। तेल कोई नहीं यूज करता, क्योंकि डालडा घी सस्ता है, तेल महंगा है, ठीक है ना, डालडा घी सस्ता है, तेल महंगा है। अब देखो आप कहोगे कि सर तेल जब महंगा है तो यहाँ पर तेल ही क्यों नहीं बेचा जाता, तो भाई साहब जिस वनस्पति से निकालते हैं ना, जिस वनस्पति से तेल निकाला जाता है, वहाँ पर जो है वो वनस्पति, मतलब आप ये समझ लो कि वहाँ पर 20 रुपये किलो जो है वो ऑयल मिल जाता है, जहाँ से डालडा घी निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, जिसमें आपके मान लो अगर ये 30 रुपये हो गए, 30 रुपये का बनने के बाद अगर एक लीटर या फिर 1 किलो बना, अब तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में पहुंचा तो हम इसको 1 किलो बोलेंगे, 1 किलो बन गया, तो जैसे ये मार्केट में आएगा तो मान लो 50 रुपये में कंपनी ने बेचा, फिर रिटेलर इसको बेचेगा आपका 70 रुपये में, और 70 रुपये में जाने के बाद ये किसी छोटी दुकान पर आएगा, वहाँ पर बिकेगा ये 100 रुपये से लेकर के आपका 150 रुपये के बीच में, ठीक है ना, 100 रुपये से लेकर के 150 के बीच में बिकने वाला है। और आप खुशी खुशी लेकर के आओगे इसको, ठीक है ना, आप इसको खुशी खुशी लेकर के आओगे। लेकिन इस समय आई थिंक जो तेल की बोतल हो रही है वो थोड़ी महंगी हो रही है, ठीक है, लेकिन अब आप देख लो कि आपके लिए कौन जो है फ़ायदेमंद है और कौन नुकसान है। 1 सेकंड को, सॉरी, ठीक है, तो आ गया हूँ मैं। तो देखो इतनी बात पता चली, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग, आपका जो हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स हम पीछे देख चुके हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी तरफ से पढ़ लेना, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट था, वो मैं बता चुका हूँ। ये इसका कुछ आपके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो अब थोड़ी और बात कर लेते हैं कि टीजी क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। वैसे तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द ट्राइग्लिसरॉल आर, जो आपका ट्राइग्लिसरॉल होते हैं, आर ईस्टर ऑफ ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। देख चुके हैं ये स्टेटमेंट कि आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल वेयर इन 1 or 2 फैटी एसिड आर स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल आर आल्सो फाउंड इन द टिश्यू, ठीक है ना, जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें पाए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग फैट एंड ऑयल्स आर मिक्सर ऑफ ट्राईग्लिसराइड, यानी कि ट्राईग्लिसराइड में हमारे जो फैट एंड ऑयल होते हैं दोनों के दोनों आते हैं। फंक्शन देख लो अब, जो कि इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड में, ठीक है ना, कि मोर लिपिड इन द बॉडी एंड डाइट, ठीक है ना, यानी कि जो हम जितने भी लिपिड से रिलेटेड आपका मतलब खाने में यूज करते हैं उसमें हमारा ट्राईग्लिसराइड ही जाता है, या तो हमारा फैट हो सकता है या फिर हमारा ऑयल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम डाइट के रूप में लेते हैं। स्टोरेज फैट प्रोवाइड अबाउट 60% ऑफ द बॉडी रेस्टिंग एनर्जी नीड कंप्लीटली, यानी कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि जो आपका लिपिड होता है वो स्टोरेज फॉर्म में रहता है, और 90% जो आपकी 60% एनर्जी है वो उसका जो है फुलफिल करता है उसको ये ट्राईग्लिसराइड यानी कि टीजी, ठीक है ना। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब इंसुलेशन क्या होता है, तो भाई साहब इस बात को आप मुझे बताना। कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल कंपोनेंट, और फैट सोल्यूबल कंपोनेंट को कैरी करता है सेंसरी, यानी कि सेंसरी क्वालिटीज, फ्लेवर एंड टेस्टर के लिए भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है ना। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इसका यूज करा जाता है। इसके बाद इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी है, वे प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना कि इंसोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि हम देख चुके हैं। टीजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सोप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, याद रख लेना। टीजी जो होता है वाटर में इंसोल्यूबल होता है, ठीक है ना। टीजी वाटर में कैसा होता है, इंसोल्यूबल होता है। स्पेसिफिकली ग्रेविटी इज लेस देन 1.0, कंसिक्वेंटली ऑल फैक्ट्स फ्लोट इन वाटर, यानी कि इसलिए जो क्या होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है ना, जो आपकी इसकी कंसिस्टेंसी होती है या फिर ग्रेविटी या फिर आप एक प्रकार से वेट कह सकते हो, वो वाटर से हल्के होता है, ठीक है ना, वाटर से हल्का होता है, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है, ठीक है ना, वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है। ऑयल आर लिक्विड एट 20 डिग्री सी, दे कंटेन हायर प्रोपोर्शनल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैंने आपको बताया है कि जो आपके ऑयल होते हैं वे अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड कंटेन सैचुरेटेड लॉन्ग चैन फैटी एसिड। फैट जो होते हैं आपके सैचुरेटेड होते हैं। टीजी आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू। भाई साहब ये जो आपका स्टेटमेंट है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टीजी कौन सी सेल में पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा मैक्रोफेज, आपके कोई सी वाइट ब्लड सेल दे दी जाएगी, इवन आपको आरबीएस भी दे दी जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी दे दिया जाएगा, और एडिपोज टिश्यू भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है जो आपके टीजी होते हैं वे आपको कहाँ पर मिलते हैं, वे आपको मिलते हैं इस एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब तक हमने पढ़ा आपका किसके बारे में, फैटी एसिड के बारे में। अब पढ़ते हैं हम वैक्स के बारे में कि वैक्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पर वैक्स को मैं आपको मुँह ज़बानी बता देता हूँ। वैक्स और कुछ नहीं होता, टीजी यानी जो ट्राइग्लिसराइड होती है इसकी ही थोड़ी लंबी चैन, अगर इसको ही अगर हम थोड़ा और खींच देना, थोड़ा और बड़ा कर दें, तब वो बन जाएगा वैक्स, ठीक है ना। यानी कि टीजी को ही हम वैक्स बना सकते हैं अगर हम उसमें हाइड्रोकार्बन चैन हम और जोड़ दें, ठीक है ना, और हाइड्रोकार्बन चैन जोड़ दें तो तब हमारा क्या होने वाला है, टीजी से वैक्स हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात याद रख लेना। अब इसके बारे में थोड़े स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दे आर एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विथ हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल, यानी कि यहाँ पर सभी चीज़ हायर पाया जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो फैटी एसिड हो ये भी हायर पाए जाएंगे, हाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल हो ये भी हायर पाए जाएंगे, ठीक है ना। हैव वेरी लॉन्ग स्ट्रेट चैन ऑफ, यानी कि 60 से लेकर के आपके 100 कार्बन एटम्स यहाँ पर होने वाले हैं। नॉर्मली आप टीजी में क्या देखोगे,
कि वहाँ पर आपको 32 मिल जाए, 40 मिल जाए, और ज़्यादा करो तो 50 तक आपको हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं। लेकिन जब आप वैक्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 60 से लेकर के 100 कार्बन एटम तक मिलते हैं, ठीक है। दे कैन टेक अप वाटर विदाउट गेटिंग डिजोल्व इट। और वैक्स ही केवल एक ऐसा है कि जो अपने अंदर क्या कर सकता है, जो अपने अंदर वाटर को ले सकता है, ठीक है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण समझना है तो मुझे बता देना उसके पीछे, क्योंकि अब मैं अगर आपको यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। बट यहाँ पर याद रख लेना, दे कैन टेक अप वाटर विदाउट गेटिंग डिजोल्व इट, ठीक है ना। इसके बाद यूज एज बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट, पॉलिश, जो अपने पॉलिश होता है, जूते पॉलिश होते हैं, लुब्रिकेंट एंड कैंडल्स, ठीक है ना। तो वैक्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैंडल के रूप में, जिसको मोमबत्ती बोल देते हैं, ठीक है ना, लुब्रिकेंट के रूप में, पॉलिश के रूप में, यानी कि जब आप जूतों की जो पॉलिश करते हो उसके रूप में, ऑइंटमेंट यानी कि आप कोई सी भी क्रीम बनाते हो तब हमारा वैक्स का यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक में आपका वैक्स का यूज करा जाता है, ठीक है ना। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्स का कॉस्मेटिक में कहाँ पर यूज करा जाता है, क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ा होगा। इन नेचर दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट, यानी कि नेचर के अंदर ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। आप देखते होंगे जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपना जाला जो बनाती है वो कैसे बनाती है, तो वो थोड़ा बहुत वैक्स का यूज करती है। छिपकली के जो आप पंज देखते हो, पैर देखते हो ना, तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी वैक्सी कंडीशन होती है, ठीक है ना। वो जो लेयर होती है वो कैसी होती है, वैक्स के रूप में होती है, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। इवन जो हमारी जो स्किन होती है, चाहे चेहरे की स्किन हो, हाथ की स्किन हो, वहाँ पर भी वैक्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप अपने स्किन पर, आप अपने हाथ पे कभी भी पानी की 2-4 बूंद डाल करके देखना, वो ऐसा होगा, जो पानी की बूंद डालोगे या तो वो रपट करके नीचे आ जाएगी या फिर वो वहीं पर टिकी रहेगी, लेकिन हमारे जो बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, लिपिड तो पाया जा रहा है, लिपिड की बाइलेयर तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, बट जब सेल आपस में कॉन्जुगेट करते हैं तो उसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर हमारी होती है, तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो स्किन में पाया जाता है उसको हम सेरामाइड के नाम से ही बोल देते हैं। और आप देखते होंगे कि जो आपकी दुकानें होती हैं, ठीक है ना, जो मेडिकल होते हैं, अगर आप स्किन के लिए अच्छा ऑइंटमेंट लेने के लिए पहुँच जाओ, ठीक है ना, अच्छी क्रीम लेने के लिए पहुँच जाओ, तो वहाँ पर आपको सेरामाइड मिलने वाला है, ठीक है ना, उस क्रीम के अंदर, ठीक है। वैक्सेस, अब देखो यहाँ पर आप, जो मैं इतनी देर से बताया था कि अगर कोई लीफ है तो लीफ के अंदर अगर जैसे बारिश पड़ी तो आप देखते होंगे ओस की बूंदी ही देख लो, चलो बारिश को छोड़ो, जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो चाहे वे कितने घंटे उस पत्ती पर रह जाए, वो पत्ती के अंदर नहीं जा पाते। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जो वैक्स होता है, वैक्स की एक पूरी की पूरी कवरिंग होती है, ठीक है ना, वैक्स की पूरी कवरिंग होती है उस लीफ के अंदर। अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो लीफ का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर वैक्स की लेयर ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसके, ठीक है ना। जो इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है वैक्स की लेयर थोड़ी कम होती है कंपेयर टू इस अपर पार्ट के, ठीक है ना। तो वैक्स आर लॉन्ग लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर मेड ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड चैन लिंक टू द अल्कोहल और कार्बन लिंक, यानी कि यहाँ पर भी अल्कोहल और कार्बन के रिंग से जो है अटैच होते हैं। वैक्स आर हाइड्रोफोबिक, एक्सट्रीमली नॉन पोलर एंड सॉफ्ट सॉलिड, ठीक। यूज एज ए फ्लेक्सिबल वाटर प्रूफ कोटिंग ऑन वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। विदाउट दिस वैक्सी कोटिंग प्लांट्स कुड नॉट सर्वाइव ऑन द लैंड। अगर किसी भी प्लांट में ये वैक्स का जो नेचर है, अगर ये नेचर ना पाया जाए तो भाई साहब प्लांट रह ही नहीं पाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो भाई, जब क्या होगा कि जब सूर्य निकलता है ना, जब सूर्य निकलता है, अब इन प्लांट को हमसे ज़्यादा वाटर चाहिए,
इन प्लांट को हमसे ज़्यादा वाटर चाहिए और यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम काम करता है। जब हम प्लांट में पढ़ेंगे, जो बॉटनी के बच्चे हैं वे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको, कि यहाँ पर जो है जो इवापोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली इवापोरेट होगा, ठीक है ना। हाईली इवापोरेट होगा यानी कि सेल जो है, सेल में क्या होने वाला है, सेल में वाटर का लॉस होने वाला है। और याद करो बायोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका टोनिसिटी क्या होती है। टोनिसिटी में मैंने बताया था कि प्लांट के लिए कौन सी किस प्रकार की सेल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी याद टोनिसिटी है तो आप समझो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड सीक्रेट वैक्सी मटेरियल दैट हेल्प टू कीप देयर फीदर ड्राई वीज प्रोड्यूस वी वैक्स टू मेक देयर हनीकॉम्स। यानी कि देखो जो बर्ड होती है, बर्ड अपना जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होती है उसमें भी सीक्रेट करती है वैक्सी फॉर्म को, जो कि अलग अलग प्रकार से मतलब हेल्प करता है। इसके बाद जो होता है जो बी वैक्स होती है वो आप देखते होंगे हनीकॉम्ब यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बनाने के लिए भी वी वैक्स का वी यूज करती है, ठीक है ना। यानी कि मधुमक्खियाँ यूज करती है। इवन जो हमारे कान के अंदर जिसे हम मैल बोल देते हैं ना, कि हमारे कान के अंदर मैल भरा हुआ है, मैल निकलना है, वो एक प्रकार का वैक्स होता है, ठीक है ना। वो एक प्रकार का वैक्स होता है। तो ईयर वैक्स प्रोटेक्ट द मिडल एंड इनर ईयर फ्रॉम वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है उसकी समझ में आएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि जो वी वैक्स है, जो आपका हनी है, ठीक है ना, जिस मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, तो मधुमक्खी छत्ता बनाने के लिए वैक्स का यूज करती है और उसको बोलते हैं वी वैक्स, ठीक है। इसी प्रकार जो वर्ड्स जो आपके पक्षी होते हैं, पक्षी क्या काम करते हैं कि जो उनके फीदर होते हैं, ठीक है ना, उनके जो फीदर होते हैं उनको बनाने के लिए जो है यूज करते हैं वैक्स का, ठीक है ना। इसके बाद प्लांट होते हैं, प्लांट में जैसा पाम का जो पेड़ होता है वो भी जब आपका जो नारियल बनता है ना तब जो है यही काम होने वाला है वैक्स का। इसके बाद कुछ आपकी जो है फिशेस होती है, जैसे वेल हो गई, वेल के अंदर भी आपको वैक्स देखने को मिलता है। प्लांट की लीफ के सरफेस पे आपको वैक्स देखने को मिलता है। तो भाई साहब अब देखो वैक्स इस पूरे नेचर में कितना ज़्यादा वैक्स होने वाला है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन कितना है, वैक्स कितना है, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी मात्रा कितनी ज़्यादा आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। कुछ ये आपके लिखे हुए हैं कि जैसे, तो देखो अब हम बात करेंगे कि आपका जो वैक्स होता है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है। स्पेसिफिकली जो आपका वी वैक्स होता है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो एक आपका फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड में आपका पाल्मिटिक एसिड होता है और इसके साथ हम अटैच करते हैं एक अल्कोहल को। इस अल्कोहल का नाम याद रख लेना कि आपका जो है ट्राइएकेटोनॉल हो सकता है या फिर आपका मिरिसाइल अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम इसको वाटर भी इसको ज़रूरत पड़ती है और तब जा कर के आपका ये अल्कोहल एंड आपका जो फैटी एसिड होता है एक आपका क्या बनाने वाला है, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख लेना, यहीं से आपका मधुमक्खी का छत्ता बनता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा तो फैटी एसिड पाया जा रहा है, पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है और कौन सा आपका अल्कोहल पाया जाता है। यहाँ पर भाई साहब नाम याद रख लेना इसका नाम, ठीक है ना, ट्राइएकेटोनॉल, ठीक है ना, ट्राइएकेटोनॉल याद रख लेना। बस इतनी सी बात थी जो कि आपको बतानी थी। अब देखो वैक्स की ये कुछ फॉर्म पाई जा रही है, जैसे कि वी वैक्स हो गया, सोया वैक्स हो गया, पैराफिन हो गया, कोकोनट वैक्स, पाल्म वैक्स, जेल वैक्स, ठीक है। तो ये वैक्स आप याद रख सकते हो और इसके थोड़ा अपने बारे में मतलब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि ये क्या क्या होती हैं। वैसे तो इनके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। हमारा जो वैक्स होती है, वैक्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, प्लांट के अंदर जो लीफ के ऊपर पाई जाती है और हमारे अंदर देखो जैसे कि कान के अंदर जो होता है ईयर वैक्स जिसको हम बोल देते हैं उस नाम से ये जानी जाती है, ठीक है ना। तो यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपका फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड, इनको देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो तैयार रहना इस लेक्चर के लिए भी, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।